आप सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मानवेंद्र यादव सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस 4th वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बने। 3rd वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया सिंस फॉर का बहुत ही डिस्क्रिप्टिव यूज, और आज हम और भी शानदार बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक सेंटेंस पूछना चाहता हूँ। बोलो कहो तो पूछ लो। चलो पूछ ही लेते हैं। एक डेथ इज कमिंग टू ऑल, डेथ इज कमिंग टू ऑल, ये मुझे बताएं ये सेंटेंस जिस टेंस में बना है क्या ये बात सेंसिबल है? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा डेथ इज कमिंग टू ऑल। बस मुझे इतना सा बता दें क्या ये बातचीत ठीक है? मृत्यु सभी को आ रही है, क्या ये बातचीत कहना ठीक है कि कुछ गड़बड़ है? मेरे हिसाब से देखो, मैं अगर किसी इंसान को पता चले तो ये वो सेंटेंस है जो आपको ज़िंदगी से जीवन से प्रेम करा दे। अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि वो अगले 2 घंटे में मरने वाला है तो बस वो तो यही कहेगा शाम सवेरे बस मौज ही मौजा, मौज ही मौजा। और वो तो ये कहेगा अब तो बस कुछ नहीं करना, भाड़ में जाए दुनियादारी, अब तो मौज लो, रोज़ लो, बस यही करने में मस्त हो जाएगा। चलो बेटा अब तुम लोग भी मौज लो और पढ़ने पर ज़रा ध्यान दो। हम आगे चीज़ों को बढ़ाना शुरू करते हैं। और बेटा हाँ, इससे पहले अगर आपने मेरे 3rd जो मैंने 3 वीडियो लेक्चर अपलोड किए उनको नहीं देखा तो आप आराम से उनको देख लीजिए ताकि चीज़ों के साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ और बेहतरीन लेवल को समझ सकें। हम लोगों ने पढ़ा था सिंस और फॉर का डिस्क्रिप्टिव यूज, तो मैंने आपको सिर्फ 3 चीज़ें सिखाई। एक तो सिंस और फॉर का यूज हम कब करते, जरा थोड़ी सी पिछली बातों को कर लेते। एक तो सेंटेंस यानी कि सेंटेंस में हम यूज करते हैं। दूसरा वर्ड और फ्रेज के लिए हम लोग सिंस फॉर का यूज करते हैं। इतनी बातचीत को मैं आपको सिखा चुका था। ज़रा मैं 2 क्वेश्चंस देता हूं, उनका मुझे बताएं सिंस आएगा या फॉर आएगा। आप मुझे इसमें फटाफट रिप्लाई करें क्या आएगा। इमेमोरियल टाइम और एक द इनॉग्रेशन ऑफ द हाउस। जल्दी से बस मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर दे दें, मैं कोपचे में आ जाता हूं। तो चाहे मैं ऐसे लिख दूं इमेमोरियल टाइम या फिर टाइम इमेमोरियल। अब अगर इमेमोरियल की बात करते हैं, ज़रा इसको ध्यान से समझना। तो इमेमोरियल, मेमोरियल का मतलब यादगार, और इमेमोरियल लग गया तो इमेमोरियल का मतलब क्या? ऐसा समय जिसको भुलाया ना जा सके। अब अगर किसी के साथ में किसी की इंगेजमेंट हो गई, कुछ तय हो गया मामला, और अगर वो लड़की आपको छोड़ के चली जाए तो फिर आप देवदास बन जाएंगे, गाना गाते फिरेंगे, टूट गया दिल टूट गया। अब ये तो भाई टाइम स्पेसिफिक टाइम हो गया। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? सिंस का। भाई अगर किसी का दिल टूट गया, भाई खतरनाक बात है, ये तो उसके लिए मेमोरियल बन गया, यानी कि ऐसा टाइम है जिसको भुलाया ना जा सके। इसकी वजह से ये तो स्पेसिफिक बातचीत हो गई, सिंस हो गया। अब नेक्स्ट में लिखा द इनॉग्रेशन ऑफ द हाउस। अब किसी घर का इनॉग्रेशन होगा, मतलब एक तरीके से गृह प्रवेश, पहला दिन जब कोई गृह प्रवेश होगा तो वो भी एक स्पेसिफिक टाइम में होगा। इस वजह से हम यहाँ भी किसका यूज करेंगे? सिंस का। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। अब चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पर हम लोग काम करते हैं। इतनी सारी बातचीत होने के बावजूद भी एक बात अधूरी रह गई थी, वो कसक तुम लोगों के दिल में अभी भी होगी। वो क्या है कि आपने कहा सर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने नहीं पढ़ा है। चलो देख लेते हैं उसको भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज़ जो रह गई थी आप लोगों को की बड़ी इच्छा थी, फिर आपने इसको नहीं पढ़ाया। जरा देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे हम लोगों ने सब में सीखा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे बनी, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे हेल्पिंग वर्ब में हैज या फिर हैव का यूज होगा, प्लस बीन, V1 प्लस ING, और इसके साथ में हम किसका यूज करते हैं? सिंस या फॉर का। ये हम पढ़ ही चुके हैं, प्लस टाइम। एक इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिखा आई हैव बीन
टीचिंग इंग्लिश स्पेस 2009। तो अगर हम ये बातचीत करते हैं भाई, ये तो स्पेसिफिक टाइम हो गया, तो आप कहोगे यहाँ सिंस आ जाएगा। दूसरी बात, जैसे एक और लिख लेते हैं, शिखा हैज बीन स्लीपिंग स्पेस 2 आवर्स। अब ये तो भाई ड्यूरेशन बताने का काम कर रहा है। 2 आवर्स क्या है, एक इंडेफिनिट ड्यूरेशन है जिसकी ना तो स्टार्टिंग का पता है ना एंड का, तो आप यहाँ पर फॉर का यूज कर देंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने सीख ली थी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बड़ी आसान सी बातचीत है। आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड लेंगे प्लस बीन और V1 प्लस ING। अच्छा, इसके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्टिव आपको चीज़ें समझाई हैं किस तरीके से, और फिर से वही बातचीत सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज करेंगे। तो आपको मैंने बताया था बेटा, ये कोई अलग से बातचीत नहीं है, यानी कि इसमें जो बात लिखी ना परफेक्ट की वजह से, परफेक्ट मतलब ऐसा काम जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया हो, और कंटिन्यूअस, ये दो चीज़ों को बता रहा है। कैसे, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझाई थी, तो मुझे लगता है कि इसमें इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिन्होंने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे वो एक बार ज़रूर देख लें। जैसे मैंने लिखा, रिया हैड बीन डूइंग वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट इस 2012। अब ये लिखा है, आपसे कहा जाए बोलो सिंस लगाओगे फॉर लगाओगे, तो आप एक बार में क्लियर है, रिया हैड बीन डूइंग वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। आपने कहा ये तो स्पेसिफिक टाइम होगा, सिंस 2012। अब कमाल की बात जो आप लोगों के सामने आनी है, हम लोगों ने मोस्टली पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे, और मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ सिंस फॉर का यूज हम किसके लिए करते, सिर्फ 3 चीज़ों के लिए, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस के लिए। तो यही मज़ेदार बातचीत को ज़रा ध्यान से समझें। अगली बातचीत जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ी ही खतरनाक है, आप लोगों के शायद होश ठिकाने पर आ जाएं या फिर बिल्कुल ख़राब हो जाएं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं, ज़रा ध्यान से समझना, तो हमने यहाँ पर विल या फिर सेल का यूज किया, प्लस हैव प्लस बीन और V1 प्लस ING। यहाँ तक कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, जी मिचलाना, जी घबराना, ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आप लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं प्लस टाइम। अब अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं कहूँ, हाँ बेटा देखें, अगर मैं ये बात कहूँ कि यहाँ पर सिंस का यूज नहीं करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ध्यान से सुने भाई, अगर मैं ये कहूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का यूज नहीं करते भाई, फ्रॉम का यूज करते, तो आप कहोगे भाई ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। तो कोई बात नहीं, जरा एक एग्जाम्पल लिख लेते, माहौल बन जाएगा और चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। बोलो लिख लें क्या, जल्दी से बताओ भाई, लिखें क्या। जैसे मैंने लिखा, प्रिया विल हैव बीन पेंटिंग अ पिक्चर। अब आपने लगाया सिंस टुमारो। बस मुझे इतनी सी बातचीत बताओ, क्या ये सेंटेंस सही लिखा है, कोई दिक्कत है इसमें? प्रिया विल हैव बीन पेंटिंग अ पिक्चर सिंस टुमारो, क्या ठीक लिखा? नहीं भाई, यही तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो कोई बातचीत ज़रा ध्यान से समझना। अगर आप 9th 10th 11th 12th के लेवल पर चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिंस फॉर चलता रहता है, लेकिन आपके दिमाग में सेट है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात बता रहे हैं भाई, सिंस का यूज नहीं करेंगे भाई, यहाँ पर तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये बातचीत रही, ठीक है। तो आपको समझना होगा किस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके हिसाब से ही चीज़ों का चेंज हो, चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। और एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत ही क्लियर होगा। और ये सारी चीज़ों से देखो 3 तरीके की चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो आपका कॉमन एरर,
फिल इन द ब्लैंक्स और इम्प्रूवमेंट्स। तो कई तरीके की इस बातचीत को हम क्लियर करेंगे और एक बेहतरीन लेवल को अब आपके सामने शेयर करते हैं। ये तो हमारी हुई बेसिक जनरल बातचीत। अब हम एक ऐसे लेवल पर आप लोगों को ले जाना चाहेंगे जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी खतरनाक होंगी, डिफ़िकल्ट होंगी। अब मैं आपको लेके चलना चाहूँगा एनालिसिस लेवल पर, जहाँ पर हम चीज़ों को एक एक करके उसका विश्लेषण करते हुए समझेंगे। चलो तो फिर अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ़ाइट कराते हैं और एक एनालिसिस लेवल पर हम चीज़ों को समझने का काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बातचीत कही प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें हम लोग क्या कराते हैं, फाइट कराते हैं। ज़रा देखें, ध्यान से चीज़ों को समझें अब, क्योंकि अब बात जो है ज़बरदस्त आ रही है और अभी तक हमारे पास एक सेंटेंस होता था, अब दो दो सेंटेंस होंगे। ज़रा एक चीज़ को समझें, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कब यूज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग करते हैं टू मेंशन, किस चीज़ को मेंशन करने के लिए, हैबिट या फिर किसी इंसान के रूटीन एक्शन को मेंशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ज़रा मुझे इस दो सेंटेंस में बोलता हूँ, आप मुझे बताएं कौन सा सेंटेंस है जो हैबिट को बता रहा है। मैं चाय पीता हूँ, मैं प्रतिदिन चाय पीता हूँ। तो इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस है जो हमें रूटीन एक्शन को, एक हैबिट को बता रहा है। मैं प्रतिदिन चाय पीता हूँ और मैं चाय पीता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो वर्ड बातचीत आई आपके सामने, प्रतिदिन, प्रतिदिन को आप क्या कहेंगे, ये तो भैया क्या हो गया, एक कोई कीवर्ड दिया है, ठीक है। अब एक कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड हमें टेंस के बारे में बताते हैं कि भाई कौन से टेंस में चीज़ जाएगी। अगर कीवर्ड फिक्स है, हर टेंस के लिए अलग अलग कीवर्ड है, जैसे पास्ट टेंस के लिए अलग कीवर्ड होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलग कीवर्ड। अगर ये वर्ड्स जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर किसी टेंस में आ जाए तो पक्की बात है ये तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। जरा कौन कौन से वर्ड हैं देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में लिखा हो ऑलवेज, यूजली, अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, यूजली और क्या लिखा हो ऑफन, एक बहुत ही प्यारा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा फ्रीक्वेंटली, ये जो वर्ड हैं अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखे तो पक्की बातचीत है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी। ओकेजनली, ठीक है। दूसरी बात एक और समझो, बहुत ही प्यारे लेवल पर हम लेके चलते, नेवर, सेल्डम, रेयरली, वेयरली, स्कार्सली। इन अब जो सेकंड लाइन में वर्ड लिखे हैं उन वर्ड्स को देखो और फर्स्ट लाइन के जो वर्ड्स हैं उनको देखो, कुछ ना कुछ आपको चीज़ें अलग समझ में आएंगी। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी नाइट। तो आप ओकेजनली यहाँ पर एक, हाँ ठीक है, एवरी डे, एवरी नाइट, डे इन एंड डे आउट, इस तरीके के वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते, कीवर्ड। और अगर ये वर्ड कहीं भी आपको दिख जाए तो वो टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। इसकी क्या वजह है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, भाई ये जो वर्ड्स हैं या तो ये किसी की हैबिट को बताएंगे या फिर किसी भी इंसान के रूटीन एक्शन को बताते हैं। इसी वजह से ये चीज़ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ज़रा जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, ज़रा आप मुझे बताना। जैसे मैंने लिखा ही टेल्स अ लाई ऑफन, मुझे आप बस इतनी सी बातचीत बताओ क्या ये चीज़ ठीक लिखा। ये जो सेंटेंस लिखा आपके सामने, मैं कुछ सेंटेंसेस को अब लिखता हूँ, आप उनमें जल्दी से अपने आंसर टिकटॉक करना और फिर हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कहाँ पर गड़बड़ हुई है। ज़रा आप लोग इन सेंटेंसेस के मुझे आंसर देने का कष्ट करें। शी इज ऑफन विजिटिंग हर फ्रेंड्स।
बस ये 6 सेंटेंस हैं। अब भाई जल्दी से मुझे इन 6 क्वेश्चंस के बस आंसर आप दे दें, क्या ये सारे के सारे सेंटेंस सही लिखे या इनमें कुछ गड़बड़ है। चलो अब हम लोग मिल करके इनको समझते हैं, कहाँ पर क्या समस्या हुई, कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई। जैसे ये पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा, ही टेल्स आ लाई ऑफन, तो यहाँ पर हम देखते हैं ही सब्जेक्ट, टेल्स मैन वर्ब बिल्कुल सही, आ लाई ऑब्जेक्ट होगा ऑफन। तो आप देख रहे हैं ऑफन को यहाँ पर लगाया है, ये चीज़ गड़बड़ है, यानी कि इसमें जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है वो ठीक ढंग से नहीं होगा। और आपको मैंने सिखाया था कि अगर वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक ना हो तो अर्थ नहीं अनर्थ हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मुझे काट कर आम खिलाओ, तो आपसे कहा जाए भैया ये चीज़ ठीक लिखी क्या, बताओ मेरे सरकार ये बात चीज़ ठीक लिखी क्या। आप कहोगे नहीं सर ये तो सत्यानाश हो गया, मुझे काट कर आम नहीं खिलाओ, आम काट कर मुझे खिलाओ, ये कहना चाहिए था। तो यही यहाँ पर भी समस्या है कि ये जो चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है ये वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, इसको हमें लाना पड़ेगा। यहाँ पर ही ऑफन टेल्स आ रहा है, करेक्ट सेंटेंस होगा ही ऑफन टेल्स आ लाई। तो इसको भी मैं अभी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऑफन, नेवर ये वर्ड हो तो इनको हम क्या करते हैं, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप इनको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही रखेंगे भाई। ही ऑफन टेल्स आ लाई। अगला है सी इज ऑफन, तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर ठीक लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, जब सब्जेक्ट और मेन वर्ब होगी तो इनको यहाँ पर रखना होगा। सी इज ऑफन विजिटिंग हर फ्रेंड्स, वह अक्सर क्या है विजिटिंग, भ्रमण करने के लिए जा रही है हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के पास। ये बात भी जच नहीं रही है, क्यों नहीं जच रही भाई। ये सी इज ऑफन विजिटिंग हर फ्रेंड्स, ये तो किसी व्यक्ति का रूटीन एक्शन की तरह बातचीत हो रही है, और रूटीन एक्शन होने की वजह से या फिर हैबिट होने की वजह से हम ये नहीं कहेंगे। हमें क्या करना होगा, यहाँ से इज को हटाना होगा, और इज को यहाँ से हम हटाएंगे और क्या करेंगे, विजिटिंग नहीं होगा, ये तो विजिट्स हो जाएगा भाई। सी अब आप अभी करेक्ट हो गया, सी ऑफन विजिट्स हर फ्रेंड। और जो बात मैंने कही थी कि इसको आप अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब है तो देखो ये बीच में आ गया, बिल्कुल सही आ गया, विजिट्स हर फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल बातचीत क्लियर हुई। अगले में अगर हम देखते हैं, रिया इज ऑलवेज वॉकिंग अप अर्ली, रिया क्या कर रही है भाई, ऑलवेज वॉकिंग अप अर्ली। ये तो किसी के इंसान की क्या बताई जा रही है, हैबिट को बताया जा रहा। और जब ये हैबिट है तो इस टेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से इज को हटाएंगे और रिया ऑलवेज अपने प्लेस पर सही लिखा, रिया ऑलवेज वॉकिंग नहीं होगा भाई, ये तो बनेगा बॉक्स होगा। रिया ऑलवेज वॉक्स अप अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा, ही कम्स लेट ऑफन, तो ही कम्स ठीक लिखा है, लेट ऑफन फिर से वही दिक्कत हो गई, वर्ड्स का अरेंजमेंट फिर से गलत हो गया। तो आप इस वर्ड को कहाँ उठा के लाएंगे, यहाँ पर, और सही बातचीत होगी ही ऑफन कम्स लेट, यानी कि ये भी किसी इंसान की हैबिट है, वो अक्सर लेट आता है। नेक्स्ट, मोहन इज डूइंग हिज वर्क नेवर। आप देखो कितनी बड़ी मिस्टेक यहाँ पर देखने को मिली, नेवर लास्ट में लगाया, जबकि हमने अभी बात की थी ऑलवेज, नेवर, ये सारे वर्ड हैं ऑफन, इनको हम क्या करते हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रखेंगे। दूसरी बात, मोहन इज डूइंग हिज वर्क, मोहन अपना काम कर रहा है। अब ये तो या तो रूटीन एक्शन हो सकता किसी इंसान का, तो फिर हम यहाँ पर क्या करें, और नेवर को यहाँ पर हम गलत जगह पे यूज कर गए, तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ से एज को गायब करेंगे, उड़ा दिया मोहन, और अब जब एज उड़ गया तो यहाँ डूइंग नहीं होगा, और नेवर को आप यहाँ लाएंगे। तो मैं इसको अलग तरीके से यहाँ लिख दे रहा हूँ मोहन। अब आपने देखो नेवर या फिर नॉट, ये वर्ड्स क्या होते हैं, नॉट के इक्विवेलेंट होते हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, मोहन, और यहाँ पर सीधा आएगा नेवर। क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ, मोहन नेवर, और डू के साथ में यहाँ यूज होगा डज हिज वर्क। ये बातचीत बिल्कुल करेक्ट लिखी है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ नेवर यूज किया, इससे किसी को आपत्ति विपत्ति घबराहट या चिंता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप इस तरीके से बनाएंगे, मोहन नेवर डज हिज वर्क, बिल्कुल सही लिखा है। सी डेली इज इरीटेटिंग मी, वह मुझे डेली इरीटेट कर रहा है। भाई ये बातचीत आपको क्या लग रही है, ये तो किसी का
कोई आता है इंसान और आपको इरिटेट करके चला जाता, भाई ये तो एक हैबिट हो गई, उसकी रूटीन एक्शन को बता रहा, डेली आकर के चला जाता और आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये बातचीत जम नहीं रही है, इस टेंस में जच नहीं रही है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्योंकि जब भी हम रूटीन एक्शन या हैबिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चीज़ों को रखते हैं। और ये जो डेली लिखा है ये टाइम ऑफ वर्ड है। टाइम ऑफ वर्ड तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ही जचता है भाई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी इरिटेट्स, क्या यूज हो जाएगा, सी इरिटेट्स मी डेली। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि रूटीन एक्शन को बताता है या हैबिट को बताता है किसी इंसान की, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते। दूसरी बात हमारे सामने एआई की अगर कीवर्ड जो है तो कीवर्ड का भी अरेंजमेंट ठीक से होना चाहिए। दूसरी बात टाइम ऑफ वर्ड जितने भी हैं उनको देखो, आपने यहाँ देखा, इनको हमें सही जगह लगाते हैं। जैसे हमने ये लिखा मोहन नेवर डच हिज वर्क, तो ये सारी बातचीत को हम लोग समझा। अब आपको एक और ही बेहतरीन लेवल पर लेके चलना चाहते हैं, चलो अब एक नए लेवल पर हम लोग बातचीत को समझते हैं। और उससे पहले आप लोगों को मैं कीवर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे ज़रा मुझे ये बताओ, जैसे मैंने यहाँ लिखा टुमारो आई विल टीच यू अनदर टॉपिक। मुझे ये बात बताओ, क्या ये चीज़ मैंने सही लिखी है? ये चीज़ मैंने सही लिखी है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ज़रा समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा टुमारो, और इस तरीके से चीज़ें आपने बुक में पहले भी पढ़ी होंगी, ऐसा नहीं कि आप इसको पहली बार ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा होगा। इस तरीके से सेंटेंस हमें लिखा दिख जाता, आई विल टीच यू अनदर टॉपिक। तो इसमें बताओ भाई कोई गड़बड़ है, कोई समस्या है क्या? तो बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है भाई। क्या है? अगर आपसे कोई कहे भाई ये चीज़ सही ठीक लिखी है, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो सरासर बदतमीजी है, ऐसा नहीं करेंगे भाई, ये तो टाइम ऑफ वर्ड है। और टाइम को दिखाने वाले वर्ड्स को हम सेंटेंस के आखिरी में लिखते हैं, तो ये सही रहेगा। आई विल टीच यू अनदर टॉपिक टुमारो। अगर हम सही अरेंजमेंट करते हैं वर्ड्स का तो यही सही अरेंजमेंट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो तो इसमें क्या है, बात फिर से करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और आप कहोगे सर अभी आप यही तो अभी लिखा था, तो क्यों ऐसा मैंने लिखा, जरा समझते हैं। तो अभी हमने जिक्र किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं किसको, टू मेंशन हैबिट और रूटीन एक्शन को बताने के लिए। अब दूसरी बातचीत हम करते हैं टू मेंशन, देखो फिर से वही बातचीत आई, लेकिन अब यहाँ एक नई बातचीत को हम लोग लिखते हैं। क्या? मेंशन यूनिवर्सल ट्रुथ। चलो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से जान लेता हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। बताओ भाई यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? तो आप अभी यार कह दोगे सर ऐसा सत्य जिसको कभी झुटलाया ना जा सके, कुछ और महान निकलेंगे, सार्वभौमिक सत्य। क्या यही बात पूछने के लिए मैंने आपसे इतना सब कहा? भाई यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, आप लोगों के ऐसे ही जवाब आते हैं। जरा समझो यूनिवर्सल ट्रुथ रियल में क्या है, ठीक है। दूसरी बात हम एक और बातचीत साथ में कर लेते हैं। तो दूसरी बातचीत क्या है, साइंटिफिक किसको? तो एक तो हम अगर यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करें तब हम इसका यूज करते हैं, या फिर कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट कहा जाए तो भी हम टेंस बेटा हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हैबिट में पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। साइंटिफिक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हम टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूँ, ये बातचीत बताओ मुझे, ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ क्या ये चीज़ यहाँ पर जच रही है? मुझे सच बताना। वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को कभी होती ही नहीं है। वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है, ठीक तो है, कोई दिक्कत कहाँ है इसमें?
क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है, हम लोग ऐसे ही तो बोलते हैं, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है। अरे भाई इसमें ये समझो, ये आपने कैसे कहा कि ये जम रहा है या नहीं जम रहा है? भाई ये बात तो वैज्ञानिक लोगों ने प्रूफ की है। ये बात क्या है? वैज्ञानिक लोगों ने प्रूफ की है, सिद्ध किया है, इसमें तुम और हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो बात साइंटिफिक स्टेटमेंट है, तो इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा, कंटिन्यूस में नहीं। और सही बातचीत ये होगी, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप एक और सेंटेंस लिखता हूँ, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये तो आपको रटा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। अब ये बात तुमने कैसे कही? भाई तूने कब देखा पृथ्वी को घूमते हुए? तू नहीं घुमा उसमें, तो जिसने कभी देखा भाई कि पृथ्वी घूम रही, चक्कर लगाती है? लेकिन बोलते सब, मैं किसी से भी पूछ लो, सब चिल्ला चिल्ला के कहते द अर्थ मूव्स राउंड द सन। भाई देखी है तुमने? हमने तो नहीं देखी भाई, तुमने अगर देखी हो तो मैं नहीं कह सकता। भाई ये बात भी क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने प्रूफ की है, ये तो साइंटिफिक स्टेटमेंट है और साथ ही साथ ये यूनिवर्सल भी है। तो इसी वजह से हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। बिल्कुल बात ठीक लिखी। अगर मैं ऐसा लिखता द अर्थ इज मूविंग, तो ये मामला गड़बड़ हो जाता कि पृथ्वी घूम रही है, घूम नहीं रही है, घूमती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बातचीत को आगे लेकर के चलना चाहेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस, जैसे आपने पढ़ा होगा, द अर्थ इज पुलिंग डाउन। अब जैसे ये चीज़ लिखी मैंने, द अर्थ इज पुलिंग अस डाउनवर्ड्स। बताओ जल्दी से, ये बातचीत ठीक लिखी क्या? द अर्थ इज पुलिंग अस डाउनवर्ड्स, यानी कि पृथ्वी हमें नीचे की ओर खींच रही है। कहने में तो ये बात ठीक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। हाँ भाई अब ठीक है, पृथ्वी हमें नीचे की ओर खींच रही है। हम लोगों ने पढ़ा है कोई भी चीज़ है वो नीचे ही गिरती। भाई नीचे क्यों गिरती? तो अब यार आप लोग तुरंत एक से एक बढ़िया व्याख्यान दे दोगे, फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अरे भाई मुझे इतनी सारी कथा मत बताओ। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात समझते था, वो अर्थ इज पुलिंग अस डाउनवर्ड्स, यानी कि पृथ्वी हमें नीचे की ओर खींच रही है। ये बातचीत ठीक नहीं है, ये चीज़ तो साइंटिफिक स्टेटमेंट है, ये वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध की है। इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे और यूज करेंगे द अर्थ पुल्स अस डाउनवर्ड्स। ठीक है, और एक मज़ेदार बातचीत के साथ में अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की है मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। अगर बात करेंगे तो चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी। दूसरे लेवल पर मैंने बातचीत आपको सिखाई, साइंटिफिक स्टेटमेंट की बात करें, चीज़ें फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी। और एक नई बातचीत अगर हम लेके चलना चाहें तो मैथमेटिकल, अगर हम बात करें अभी मैथमेटिकल किसकी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की, तो भी चीज़ें हैं आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहनी चाहिए। जरा देखते हैं कैसे, जैसे ये मैंने लिखा, टू पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। और एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस लिखते हैं, टू एंड टू इज मेकिंग 4। बोलो क्या दिक्कत है? कितना बढ़िया सेंटेंस लिखा, 2 and 2 इज मेकिंग 4। 2 और 2 4 बन रहे हैं। हाँ भाई 2 या 2 तो 4 ही बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 4 ही होते हैं। लेकिन ये बात अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये बात तो भाई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको तो मैथमेटिक्स ने सिद्ध किया है। तो यहाँ पर इज मेकिंग ठीक नहीं रहेगा। क्या बोलोगे? 2 and 2 ए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप यूज करोगे मेक 4। और आपने पढ़ा होगा 2 and 2 मेक 4, 2 2 4 होते हैं। मैंने नहीं कहा भाई कि 4 नहीं होते, बिल्कुल होते। 2 पैरेलल लाइन्स, जो
टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल ठीक बातचीत लिखी है कि दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बातचीत बिल्कुल समझ। बेटा पैरेलल लाइन जानते ही होगी, मैथमेटिक्स पढ़ा है। ये दो पैरेलल लाइन हैं और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आप रेल की पटरी की बात करो, चाहे जितनी दूर तक ले जाओ, कभी इंटरसेक्ट करती, कहीं काटती एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये बिल्कुल बात सच बात कही भाई। मैथमेटिकल क्या है, स्टेटमेंट है, इसको तो गणित ने सिद्ध किया, इसमें आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भाई देखो, अगर चीज़ें मज़ेदार लग रही हैं, कंटेंट में ज़बरदस्त दम है, तो फिर बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो चीज़ों को और एक बेहतरीन लेवल पर आप लोगों को के साथ शेयर करते हैं। अब हम नेक्स्ट बातचीत करेंगे फिलोसफिकल स्टेटमेंट। एक हमारे सामने एक नया लेवल आया, फिलोसफिकल स्टेटमेंट। फिलोसफिकल स्टेटमेंट क्या होता है? देखो पहले इसको यहाँ से समझो। फ्लो, अगर हम बात करें फ्लो और यहाँ पर फिलोसफिकल, फिर लिखा है हमारे सामने स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करते हैं फ्लो, तो फ्लो का मतलब क्या होता है? लव। फिलोसफिकल, ठीक है। फ्लो का मतलब होगा लव। अब ये तो हो गया फ्लो का मतलब आपने समझा कि भाई ये तो लव हो गया। दूसरा फ्लो के साथ में अगर हम एक ऐसे लिख लेते हैं, फ्लो प्लस स्टोरी, तो फ्लो का मतलब क्या होगा? लव। और यहाँ ये जो चीज़ है इसके लिए हम बात करेंगे लिव या फिर विजडम। तो इसका मतलब क्या होगा? विजडम क्या होता है? किसी व्यक्ति की ज्ञान की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, यानी कि लिव प्लस विजडम मतलब ज्ञान। मीन्स क्या होगा? इसका पूरे का मतलब क्या होगा ये समझें ज़रा। इसका मतलब तो ये होगा कि कोई ऐसी बातचीत जो हमें क्या करा दे? फ्लो, प्यार करा दे। किससे? लिव, लाइफ, जीवन से। ऐसा ज्ञान, ऐसा देखो यही तो लिखा विजडम। बेटा ऐसा ज्ञान जो हमें जीवन से प्रेम करा दे, जिंदगी से प्रेम करा दे, ठीक है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। फिलोसफिकल स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगी। जरा देखो एक चीज़ मैं एक यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप मुझे ये बताएं। जैसे मैंने लिखा डेथ इज कमिंग टू ऑल। ये बातचीत देखो कितनी सेंसिबल है, जल्दी से आप मुझे बताने का काम करें। मृत्यु सभी को आ रही है। ये कहना ठीक है भाई, मृत्यु सभी को आ रही है। भाई मृत्यु तुझे दिख रही है, आ रही है, तुम तो फिर लठ लेके दौड़ोगे, मारोगे, भाई क्यों आ रही मेरे पास? मृत्यु सभी को आ रही है, बात सेंसिबल नहीं है, जज बिल्कुल भी नहीं रही है। क्यों? अच्छा, जिस दिन किसी इंसान को भाई पता चल जाए, अभी मैंने कहा था कि फिलोसफिकल स्टेटमेंट यानी कि ऐसा ज्ञान जो इंसान को, किसी व्यक्ति को क्या करा दे? जिंदगी से प्यार करा दे। और अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उसकी मृत्यु आने वाली है, भाई वो कहेगा भाई छोड़ो छाड़ो दुनियादारी, और बस एक ही काम में लग जाएगा और दिन भर चिल्लाएगा भाई मौज ही मौजा, मौज ही मौजा, शाम सवेरे भाई मौज ही मौजा। और वो तो कहेगा भाई रोज लो, मौज लो, और छोड़ो दुनियादारी, कुछ नहीं रखा। मतलब समझ रहे, जिंदगी से प्यार हो जाएगा भाई जिस इंसान को पता चल जाए कि वो कुछ ही पलों में मरने वाला है। तो ये चीज़ ठीक नहीं लिखा। डेथ इज कमिंग टू ऑल नहीं कहेंगे हम, सही बातचीत को क्या बोलेंगे यहाँ पर? डेथ कम्स टू ऑल। यहाँ पर सही सेंटेंस बनेगा डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सभी को आती है। क्लियर? तो जब भी हम फिलोसफिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं, चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेंगी। दूसरी एक और भी शानदार बात, लेवल 5 पर आते हैं और एक साइकोलॉजिकल अगर स्टेटमेंट की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप इस तरीके से चीज़ों को समझने का काम करें, ठीक है। साइक प्लस ओ और यहाँ लॉजिकल से मैंने एक वर्ड लिया लॉजी। तो यहाँ आप देखेंगे साइक का मतलब क्या होगा? माइंड, यानी कि किसी के बिहेवियर की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। ओ का मतलब होगा ऑफ, और लॉजी आपने पढ़ा है स्टडी, यानी कि अगर हम किसी इंसान से बातचीत करते हैं
और अगर हम सही ढंग से बातचीत करते हैं तो भाई उसका बिहेवियर उस इंसान के प्रति बदल जाता है। हम जैसे ही दूसरे इंसान से बात करेंगे, अगर हम दूसरे इंसान से, अगले इंसान से प्रेम से बात करेंगे तो उसका बिहेवियर हमारे प्रति बदल जाएगा। और अगर आप दूसरे अंदाज में बात करेंगे तो वही अंदाज में आपको वो भी बातचीत का जवाब देगा। मतलब हम जैसे दूसरे लोगों के साथ बिहेव करते हैं वैसे ही उसका बिहेवियर हमारे प्रति हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं। भाई साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है? आपने एक सेंटेंस में लिखता हूँ, इससे माहौल भी बन जाएगा। बोलो माहौल बनाए क्या? चीज़ों को समझाने के लिए बेटा थोड़ा बहुत माहौल तो बनाना ही पड़ेगा। और हाँ, देखो मैं ज़्यादातर मेरी अप्रोच रहती है कि मैं बड़ी ही हंसी के साथ और एंटरटेन के साथ चीज़ों को हंसी मजाक में सिखा दूँ। और इससे होता क्या है, सच में ये है कि हंसी मजाक में सीखी गई चीज़ें हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं और आराम से हम सीख भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं कभी कभी छोटे मोटे गाने को गा देता हूँ। बाकी मुझे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, हाँ, लेकिन मैं गाता अच्छा हूँ, एक बात तो तय है। चलो समझते हैं साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट क्या है, ज़रा ये समझते हैं। अगर आपके सामने ये बातचीत लिख दी जाए, ट्रू लव इज नेवर डाइंग, तो जल्दी से बताओ क्या ये बात प्रैक्टिकल है? ट्रू लव इज नेवर डाइंग। एक और लिख लेते हैं, नोबडी इज डाइंग हंग्री। बिल्कुल सही कहा, हमने तो यही सुना कि लोग कहते तो ऐसे ही है कि कोई भूख से नहीं मरता, कोई भूख से नहीं मरता। बिल्कुल सच बात है भाई, ये साइकोलॉजिकल बात है। लोग ऐसा आपने सुना होगा अक्सर बोलते हुए कि भाई कोई भी इंसान, नोबडी इज डाइंग हंग्री, कोई भूख से नहीं मर रहा। ये तो ठीक नहीं है कहना, हाँ, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कोई भूख से नहीं मरता। यदि वो इंसान मेहनत करना चाहे, कुछ करना चाहे, तो ये बात तय है कि वो भूख से तो नहीं मरने वाला। तो ये ठीक नहीं रहेगा। और आप बनाएंगे नोबडी डाइज, नोबडी डाइज हंग्री, ये बन जाएगा। अब ये लिखा ट्रू लव इज नेवर डाइंग, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। प्यार करने वाले भले ही मर जाएं लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। देखो भाई बहुत ही बड़े बड़े आशिक लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सारी बातों को बड़ी गहराई से समझते बोले हाँ सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही कि सच्चा प्यार नहीं मरता, चाहे आशिक मर जाए। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, तो एज ठीक नहीं रहेगा। और आप बनाएंगे ट्रू लव नेवर, ठीक लिखा था यहाँ पर, ये नेवर से कोई मुझे आपत्ति नहीं है और आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। ये इसको मैं सीधा प्रेजेंट में लिख देता हूँ, ट्रू लव इज नेवर, ना लिख करके सीधा लिखेंगे नेवर डाइज। ठीक है, ट्रू लव, ये ठीक बातचीत लिखिए, ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। और तो आज की बातचीत को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक बात ध्यान रखें, रिमेंबर गाइस, रिमेंबर वन थिंग ओनली, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन कंटेंट को सीखने का भरपूर आनंद लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।